हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज। पिछले 2 वीडियो से हम लोग अधिकारों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग महिला अधिकार पर चर्चा करेंगे। ये प्रत्येक पुरुष को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पुरुष भी कहीं ना कहीं बाप है, कहीं ना कहीं पति है, कहीं ना कहीं भाई है। और प्रत्येक पुरुष जो बाप है, भाई है, पति है, उसकी भी बेटी कहीं कभी ना कभी शादी होकर किसी के घर यानी अपने ससुराल बहू बनकर जाती है। और आपके घर में भी किसी बाप की बेटी बहू बनकर आती है। आपकी पत्नी कहीं किसी कार्यालय में कार्यरत है, आपकी बहन कहीं कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, उन लोगों के साथ किसी तरह की अनिष्ट न हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तत्काल प्रभाव से आप क्या कदम उठाएंगे? महिला, जिसके बगैर एक सुखी और समृद्ध राष्ट्र, समाज और घर की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हमारा संविधान महिलाओं के प्रति बहुत सारे अधिकार की व्याख्या करता है। उसमें से कुछ मुख्य अधिकार का मैं यहाँ चर्चा करता हूँ, जैसे समानता का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के लोक सेवा में यानी सरकारी नौकरी में पद प्राप्ति के अवसर का अधिकार, पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति की आजादी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी। और महिला अपने अधिकार अंतर्गत ऐसी प्रथा, रीति रिवाज को इनकार कर सकती है, अपनाने से मना कर सकती है जो उसके सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। आरक्षण महिला को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और उसे पुरुषों के बराबर लाने के लिए और उसे पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, चूंकि उसे समानता का अधिकार प्राप्त हो जाए, आरक्षण प्रदानता की भी अधिकार को संविधान के संशोधन अंतर्गत जोड़ा गया है। और वो अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत स्तर तक पर लागू किया गया है। महिलाओं के अधिकार पर आगे चर्चा करते हुए हम लोग बात करेंगे स्त्री धन। महिला यानी स्त्री और स्त्री का धन, यानी कोई महिला विवाह के समय अपने मायके से शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है और उसके तरफ से नाते रिश्तेदार द्वारा दिए गए जितने भी उपहार, गहना, सामान, जो भी उपहार उसे मिले और ससुराल पहुंचने के उपरांत जो भी उपहार स्वरूप में उसे मिले, वो संपूर्ण संपत्ति स्त्री धन कहलाता है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्वामिनी स्त्री यानी वो महिला होती है। उस धन पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि उसके पति का भी उसके उस स्त्री धन पर अधिकार नहीं होता है। महिला अधिकार की आगे अगर हम लोग बात करें तो 1956 से ये कानून अपने अस्तित्व में है और संशोधन उपरांत 2005 में इस पर प्रकाश डाला गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत पुत्री जो है वो मेंबर यानी सदस्य नहीं है। पुत्री जो है वह कोपार्टनर यानी कि समान उत्तराधिकारी है। अपने अनेकों निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, डॉटर इज नॉट ओनली मेंबर ऑफ हर नैहर बट डॉटर इज द कोपार्टनर ऑफ हर नैहर एंड इक्वली शेयर होल्डर। यानी पुत्री जो है वो अपने नैहर में समान उत्तराधिकारी के रूप में अधिकारी है, अपना हिस्सा लेने के लिए जिस तरह से पुत्रों को हिस्सा मिलता चला आया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये युक्ति कही गई है कि वंस ए डॉटर
ऑलवेज ए डॉटर, यानी पुत्री हमेशा अपने नैहर में पुत्री ही रहती है। उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, इससे उसके अधिकार यानी उत्तराधिकारी वाले अधिकार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ा। राइट फॉर एडॉप्शन। अभी वर्तमान काल में कोई महिला अविवाहित हो या विवाहित हो, वयस्क है, मेजॉरिटी को प्राप्त कर चुकी है, तो उसकी शादी हुई है या उसकी शादी नहीं हुई है, ये मायने नहीं रखता है। अगर अविवाहित है फिर भी वो चाहे तो किसी नवजात शिशु को वो अपना पुत्र या पुत्री के रूप में गोद ले सकती है, ये उसका अधिकार है। या शादीशुदा दंपति है, किसी कारणवश माँ बाप बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो पति के स्वीकृति उपरांत वो महिला किसी बच्चे को गोद ले सकती है और उस बच्चे को अपना सकती है। घरेलू हिंसा हमारे समाज में चाहे बहुत ही सुखी संपन्न परिवार हो या बहुत ही निम्न स्तर का परिवार हो, चाहे उन लोगों का झोपड़ी नुमा घर हो या आलीशान महल हो, घरेलू हिंसा से शायद ही कोई औरत वंचित है। घरेलू हिंसा हर जगह व्याप्त है और सभी महिलाएं इसे चुपचाप सहन करती रहती हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी आवाज को उठा सकती हैं उस शोषण के विरुद्ध, उत्पीड़न के विरुद्ध, उस घरेलू हिंसा के विरुद्ध। राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उनके अधिकार को देने के लिए। अगर अवैध दहेज की मांग हो रही है तो इस पर तो विशिष्ट कानून ही है, डाउरी प्रोविजन एक्ट। अगर आपके साथ में हिंसा हो रहा है, आपके पति आपको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं दे पाते हैं, असम्मानजनक बातें बोलते रहते हैं, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग होते रहता है, आपके ससुराल के जितने भी सदस्य हैं या अन्य नाते रिश्तेदार जो ससुराल पक्ष के हैं आकर अभद्र टीका टिप्पणी आपके ऊपर करते हैं, आपके मायके वाले के ऊपर करते हैं, ये उत्पीड़न में आता है, ये प्रताड़ना में आता है, ये शोषण में आता है। आप चाहें तो इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 महिला को ये अधिकार देती है कि कोई महिला किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में कार्यरत है और गर्भवती है तो वो प्रसव के 6 महीना पहले और प्रसव के 6 महीना बाद तक का अवकाश ले सकती है, ये उसका अधिकार है। और नियोक्ता यानी जहां वो काम करती है वो कंपनी या सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था उसे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि उसकी उतने दिनों की सैलरी भी नहीं काटी जाएगी और ना ही उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। महिला के अधिकार की चर्चा करते हुए आगे हम लोग जाने कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट यानी समान वेतन अधिकार। अगर कोई महिला किसी सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत है और किसी पद पर पदासीन है और उसी पद पर कोई अन्य व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो वो भी पदासीन है, परंतु किसी एक को कम सैलरी दिया जा रहा है और किसी अन्य को ज्यादा दिया जा रहा है, तो ये जो है उस महिला के अधिकार के विरुद्ध की बात है और ये महिला उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है और अपने अधिकार के प्रति आवाज उठा सकती है। कार्यस्थल पर यानी कार्यालय में किसी महिला से लगातार 5 घंटा से ज्यादा काम आप नहीं करा सकते हैं और एक सप्ताह में 48 घंटा से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते। किसी महिला को किसी कार्यालय में
शाम के 7 बजे के बाद किसी भी कारणवश उसे रोका नहीं जा सकता है। अति आवश्यकता के बावजूद भी सुबह के 6 बजे से पहले उसे किसी कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता है। ये महिला का अधिकार है और इस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है। किसी कार्यालय में कोई महिला कार्यरत है और महिला के वरीय अधिकारी या कनीय अधिकारी या उसके समानांतर कर्मचारी किसी भी प्रकार से उसके साथ किसी प्रकार का कोई अभद्र टीका टिप्पणी, उसकी शारीरिक संरचना के बारे में अश्लील बातें या किसी प्रकार का लालच देकर उससे कोई अनुचित मांग मनवाना, चाहे वह अनुचित मांग उसके शारीरिक संदर्भ में ही क्यों न हो, ये यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है और ये महिला के अधिकार के सरासर विरुद्ध बात है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिस कार्यालय में महिला कर्मचारी कार्य करती हैं उस कार्यालय में एक अलग से महिला शौचालय होना चाहिए और अगर महिला शौचालय वहाँ नहीं है तो वो महिला कर्मचारी इसकी शिकायत कर सकती है। किसी महिला को कोई पुलिस थाना सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले थाना में नहीं बुला सकता है और ना ही उस महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले की जा सकती है। और अगर किसी महिला की गिरफ्तारी की जरूरत आ ही गई तो उस महिला को सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जितने भी हम लोग महत्वपूर्ण महिला अधिकार पर बात किए, अगर इनका उल्लंघन होता है, कोई महिला कहीं पीड़ित होती है, शोषित होती है, किसी प्रकार से उत्पीड़न की शिकार हो जाती है, तो वो कहाँ अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए, तत्काल प्रभाव से उसे कहाँ से मदद मिलेगी। इसके लिए एक बात को याद रखें और एक अंक को याद रखें, 1090 ये एक फोन नंबर है। इसे जब आप कहीं भी आपको लगे कि आप भय में हैं, आपका कोई पीछा कर रहा है, आपको कोई घेर रहा है, आपके साथ में कोई अनिष्ट हो सकती है, कोई 4 लड़के आपको पीछा कर रहे हैं, आपके ऊपर अभद्र टीका टिप्पणी हो रही है या आप जहां कार्यालय में कार्यरत हैं वहीं पर कुछ ऐसे माहौल को बनाया जा रहा है जिससे लग रहा है कि आपके साथ कुछ घटना घट सकती है, तो आप मौका निकालकर 1090 पर संपर्क करें। तत्काल प्रभाव से आपके पास मदद पहुंचेगी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात, आपका नाम सार्वजनिक न हो तो आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा और आपको मदद भी पहुंचा दी जाएगी पुलिस के द्वारा। इसके अलावे अगर आपको ससुराल में ही पीड़ा पहुंचाई जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आप मौका निकालकर 1090 का सहारा लें। यह तत्काल प्रभाव से आपको मदद पहुंचाएगी और इसके अलावे भी आपके पास तत्काल प्रभाव से तो नहीं लेकिन आवेदन देने के पश्चात यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आप जा सकते हैं, अपनी शिकायत को आवेदन के रूप में वहां फाइल कर सकते हैं और अपनी जितनी भी दुख दर्द पीड़ा है आप वहां व्यक्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग आपकी बात को सुनेगा, उस पर एक्शन भी लेगा और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय तो दिल्ली है लेकिन प्रत्येक राज्य में राज्य महिला आयोग की भी गठन की गई है और राज्य महिला आयोग प्रत्येक राज्य में कार्यरत है। अगर किसी महिला के अधिकार का कहीं कोई उल्लंघन हो रहा है, उसको उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसका कहीं शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है और वो महिला अपने अधिकार के लिए किसी कानूनी प्रक्रिया में अपना दावा पेश करती है
और उस कानूनी प्रक्रिया की संपन्नता हेतु किसी अधिवक्ता की जरूरत है यानी एडवोकेट की जरूरत है, तो वो महिला उसकी इनकम यानी आय जैसी भी हो, वो गरीब है या अमीर है, ये मायने नहीं रखता है। वो सामर्थ्यवान है या असमर्थवान है, ये मायने नहीं रखता है। उस महिला को सिर्फ महिला होने के नाते अगर वो महिला चाहे तो उसे मुफ्त में एडवोकेट उसको मिलेगा और ये अधिकार उसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 उसे प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में महिला यानी नारी को देवी कहा जाता है। नारी अपने आप में पुरुष की आह्लादनी शक्ति मानी जाती है और बिना शक्ति के पुरुष जो है शव के समान है। नारी पुरुष के पीछे हो तो वो कमजोर नहीं होती है, बल्कि वो पुरुष को सम्मान प्रदान करती है। नारी पुरुष के आगे हो तो वो अहंकारी नहीं है, बल्कि वो पुरुष के लिए ढाल बनती है। और नारी पुरुष के बराबर हो तो पुरुष के जीवन में बहार लाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।